वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे शीतल ने पल्लवन के बारे में अपने अध्यापक से प्रश्न पूछा तो अध्यापक ने इसका उत्तर क्या दिया, देखिए। विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? तो प्रतीक रोशन जो विद्यार्थी है एक साथ कहते हैं, जी सर, आपका ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया है। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है उसका? तुम इस विषय के बारे में क्या जानते हो? रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना जानता हूं कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक कहते हैं, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक और विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश कहता है, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? अध्यापक कहते हैं, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। इस पर रोशन कहता है, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? परिभाषा का अर्थ है व्याख्या, पल्लवन की व्याख्या। अब देखिए विद्यार्थियों, अब अध्यापक पल्लवन की परिभाषा यहाँ बताते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रति शब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है, देखिए यहाँ आपको प्रश्न आ सकता है तो इसका उत्तर यहाँ तुम्हें मिलेगा। पल्लवन का अर्थ है कि विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्ध अर्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांत, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा लगभग 200 से लेकर 300 शब्दों में विस्तार करना पड़ता है तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ अध्यापक ने पल्लवन का अर्थ विद्यार्थियों के सामने समझाया है। आगे रिदिम नामक विद्यार्थी कहता है, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? तो अध्यापक कहते हैं, नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक कहते हैं, आइए मैं आपको ठीक तरह से समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं कि जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। आगे रोशन कहता है, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? अध्यापक कहते हैं, नहीं। कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा, मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से निबंध और पल्लवन का फर्क अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया। इस पर रिधिम कहता है, सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? माने कितने शब्दों में या कितनी पंक्तियों में? तो देखिए इसका अर्थ क्या है। अध्यापक बताते हैं, हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। मैं इस पर अभी आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार एक कला है।
इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को ही पल्लवन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ आगे तन्वी कहती है, सर जी क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ अनेक विद्यार्थी जो हैं अपने अध्यापक से पल्लवन के बारे में विशेषताएं पूछते हैं। अब यहाँ चिंतन आ गया कि एक तो पहले उसमें भाव विस्तार होता है, उसके बाद चिंतन होता है। तो कैसे? तो अध्यापक बताते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन में क्षणों के जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आ जाता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, गोता लगाना माने डुबकी लगाना या उसके गहरे अर्थ तक चले जाना, त्यों त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, उसे फैला देना या विस्तृत कर देना पल्लवन है। धीरे धीरे छात्र एक एक सवाल पूछते जा रहे हैं और अध्यापक उन सवालों का सही तरीके से उनका समाधान कर रहे हैं। देखिए आगे रोशन अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है, कहता है कि हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं। इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। अब देखिए अध्यापक इस पर कहते हैं, रोशन तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा तुम्हारी सराहनीय है। यहाँ अध्यापक उसकी प्रशंसा करते हैं अपने विद्यार्थियों की और कहते हैं कि तुम्हारे मन में इस विषय को लेकर जानने की इच्छा है, जिज्ञासा, और तुम्हारी ये जिज्ञासा कैसी है? तो सराहनीय, इसका अर्थ है प्रशंसनीय है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। रोशन कहता है, जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। अध्यापक कहते हैं, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। देखिए विद्यार्थियों, ये वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं, जी रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। तन्वी इस पर सवाल पूछती है, वह कैसे? तो अध्यापक कहते हैं, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन,
संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। अध्यापक ने पल्लवन के बारे में विशेषता बताई कि पल्लवन हमारे जीवन में या हमें क्यों अवगत होना चाहिए। तो इसके साथ साथ अध्यापक उन्हें बताते हैं कि आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है। इस युग में हमें शारीरिक विकास के साथ साथ हमारी बुद्धि का भी विकास होना चाहिए। हमें वक्ता या वकील बनना है, बोलना है, एंकरिंग करनी है, आरजे बनना है। माने पिछले साल हमने देखा रेडियो जॉकी, अब दूरदर्शन पर हम समाचार दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें या तो बोलने के लिए या लेखन कला, संवाद लेखन, विज्ञापन आदि की दृष्टि से भी हमें पल्लवन का उपयोग होता है, ये बताया है। और आज हमारे विद्यार्थी जो हैं हिंदी विषय लेते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम हिंदी भाषा क्यों लेते हैं, क्यों लेनी चाहिए। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, इस पल्लवन के सामने या पल्लवन से हमें ये स्पष्ट होता है कि हमें हिंदी भाषा की ज़रूरत कितनी है, रेडियो पर या दूरदर्शन पर। हमारा करियर जो है हम इसमें बना सकते हैं, रोजगार का अवसर हमें यहाँ मिल सकता है। तो इस तरह की बातें अध्यापक ने विद्यार्थियों के सामने रखी। तो मितवा कहता है, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषता क्या होती है। अध्यापक कहते हैं, बताता हूं, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हो आप। तो चलिए अब अध्यापक एक एक विशेषता अपने बोर्ड पर लिख रहे हैं और विद्यार्थी उसे लिखना चाहते हैं और वो भी लिख रहे हैं। अब पल्लवन की विशेषता क्या क्या है देखिए। पहली विशेषता है कल्पनाशीलता, दूसरी है मौलिकता, तीसरी है सृजनात्मकता, चौथी है प्रवाहमयता, पांचवा है भाषा शैली, छठी विशेषता है शब्द चयन, सातवां है सहजता, आठवां है स्पष्टता और नौवां क्रमबद्धता। अब यहाँ अध्यापक इन विशेषताओं को बोर्ड पर लिखते लिखते उसका अर्थ भी समझा रहे हैं। अब जब हम कोई एक सूक्ति को लेकर उसका विस्तार करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए देखिए विद्यार्थियों। उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए, उसमें मौलिकता का अर्थ है अनोखापन होना चाहिए, उसमें अपने विचार मौलिक होने चाहिए, उसमें हमें सृजनात्मकता होनी चाहिए। सृजन का अर्थ है निर्माण करना, नवनिर्माण, माने ऐसे अनेक शब्दों का हमें उसमें उपयोग करना चाहिए। उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए। अगली विशेषता है ये भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए। पांचवी विशेषता है भाषा शैली, आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, क्लिष्ट न होकर, कठिन न होकर, सहज सरल, सामने वाले को समझ में आए, ऐसी भाषा शैली आपकी होनी चाहिए। शब्द चयन, अगली विशेषता है शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरह से आपको करने के लिए आना चाहिए। सातवीं विशेषता है सहजता, अपनी भाषा में सहजता होनी चाहिए। आठवां है स्पष्टता, आठवीं विशेषता है स्पष्टता, अपनी भाषा या जो तुम लिख रहे हो वो भाषा, वाक्य, शब्द स्पष्ट होने चाहिए, न कि कठिन होने चाहिए और दूसरों की समझ में न आए। ऐसी भाषा, ऐसी वाक्य रचना हमारी नहीं होनी चाहिए और उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक सारणी होनी चाहिए। तो इसी तरह से अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पल्लवन की विशेषताएं बताई। अब एक छात्रा पूछती है, सर
सर जी, क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है